Okay. So first of all, dynamics of machine. Okay, that is another brother of kinematics of machine. Okay. Sí. So again, the same subject, whatever you study in kinematics of machine, the same level of subject. It means in hardness level as well as in derivation part is almost same level. Suppose if you give a hardness level of kinematics of machine is 5 out of 5, so dynamics machine is also 5 out of 5. Okay, but as compared to the kinematics of machine, the understanding of dynamics of machine is simpler. Okay, in અવાજ આવે છે ને મારો properly? હે અવાજ આવે છે proper? हाँ सर और सर ઓકે, જો અવાજ ના આવે તો જસ્ટ મેસેજ ડ્રોપ કરી દેજો અંદર. ઓકે, ચેટમાં. ओके सर. Done. Okay. So in dynamics of machine, basically जितनी भी ब्रांच है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्टैटिक्स एंड सेकंड वन दैट इज डायनेमिक. डायनेमिक में दो पार्ट आते हैं, वन इज द काइनेटिक एंड काइनेमेटिक. Okay. So basically we are going to study about the dynamics of machine. It means we are now considering the effect of force. काइनेमेटिक्स में क्या था, हम फोर्स की इफेक्ट को कंसीडर कर रहे थे, उसमें फोर्स को काउंट नहीं कर रहे थे. लेकिन अब डायनामिक्स में आप देखोगे कि हर जगह पे फोर्स आ रहा है. उस फोर्स के इफेक्ट को अगर हम कंसीडर करें तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मशीन. जितने भी ऐसे मशीन पार्ट है कि जो डायनामिक मोशन है जिसमें, उन सारे मशीन के पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जो चैप्टर आएगा वाइब्रेशन. वाइब्रेशन नाम का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझने में ध्यान दोगे तो इट विल बी वेरी सिंपल. ठीक है. एग्जाम पॉइंट के व्यू के लिए भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द गो थ्रू दिस सिलेबस. आई विल जस्ट शेयर यू वन स्क्रीन. The screen is audible, visible to all of you. यस सर. यस सर Okay. So course code that is SCME 3031. The course name is Dynamics of Machinery. इसका prerequisite course है SCME 2081 Kinematics of Machinery. ठीक है. Basically we have 3 theory, 2 practicals and total मिला के 4 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट हुआ. काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में सिर्फ ट्यूटोरियल था, लेकिन इसमें लैब आएगी. तो लैब की मैन्युअल है वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ. उस लैब की मैन्युअल आपके सीनियर से भी पूछना कि कैसे हमने प्रैक्टिकल किए थे. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल्स थे. ठीक है. आपको रियल अंडरवेयर का पता चलेगा. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, ठीक है, वो तो कोई याद नहीं. एक सेक्शन 1 में याद रखना कि हर एक यूनिट के बाद आपकी गूगल क्विज रहेगी. वो कंटिन्यूस इवोल्यूशन में काउंट होगी. हर यूनिट के बाद आपकी गूगल क्विज रहेगी. ठीक है. ओके So in section 1 we have an introduction of 2 hours. This introduction all of you know, and you have already studied in strength of material. What is a force, what is a couple, what is the condition for static equilibrium, sigma fx0, sigma fy0, sigma fz0. This all the condition you already know. Okay. What is a Yes. free body diagram, how analysis of mechanism that is done. Second part that is dynamic force analysis. उसमें हम डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और एनालिसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म जो हमने ऑलरेडी देख लिया. ठीक है. इसमें जो अच्छी चीज पढ़नी है वो है हमारी मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम विथ फ्लाईव्हील. जो भी फ्लाईव्हील यूज होता है अपनी गाड़ियों में, इंजन में, ऑटोमोबाइल में, तो क्यों यूज होता है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, कैसे हम उसको काउंट करते हैं. ठीक है. देन आएगा बैलेंसिंग. बैलेंसिंग अगेन समहाउ सिंपल बैलेंसिंग क्वेश्चंस. ओके. स्टैटिक बैलेंसिंग क्या है, डायनेमिक बैलेंसिंग क्या है, वी इंजन में कैसे बैलेंसिंग होता है, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंसिंग में. जो सेक्शन 2 है वो इम्पोर्टेंट है, वो है वाइब्रेशन. तो ये जो टॉपिक है मैं वो चाहता हूँ कि जब हमारा क्लासेस स्टार्ट होता है हम ये वाइब्रेशन स्टार्ट करें. ये दोनों, वन है वाइब्रेशन एंड ट्रांसफर एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद. કાલે તો આવવાના છે સર. व्हाट? ओके सर. क्या बोलो? કાલે તો આવવાના છે યાર. दैट्स नॉट अ फिक्स, लेकिन मैं ये लास्ट में रखूंगा. अगर क्लासेस चालू नहीं हो रहे तो फिर मैं ऑनलाइन करा दूंगा, लेकिन अगर फिजिकल होगा तो अच्छा रहेगा इसमें. ठीक है. ओके अब बचा सर, नो प्रॉब्लम सर. अब बचा मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल.
कि जिसमें गवर्नर हम यूज करेंगे और जायरोस्कोप यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल में, गवर्नर कैसे काम करता है, जायरोस्कोप कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपके जो प्रैक्टिकल है, यहाँ रहे आपका प्रैक्टिकल्स, इतने सारे प्रैक्टिकल्स है, वो मैं 11 लैब मैनुअल में आपको सर्कुलेट करूंगा और लैब में वीडियोस बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जैसे ही वीडियो शेयर होगा तो आप वीडियो को देख के कैसे प्रैक्टिकल करना है और उसके कैसे रीडिंग लेना है, वो सारी चीजें वहां पे वीडियो में शो करूंगा और आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, वो सिलेबस में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, देन डायनामिक फोर्स एनालिसिस, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ पे अगर कुछ मेरा मन बिगड़ा है तो मैं इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल है जो यहाँ पे ये स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी का पार्ट बाद में देखेंगे, जो भी होता है स्टेबिलिटी के हिसाब से वो हम देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा करूंगा। और याद रखना, अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आपको गड़बड़ होने वाली है वो पक्का, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद आपकी गूगल क्विज होगी, ठीक है। आप कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे निकालूंगा कि आप गूगल में से नहीं ढूंढ पाओगे, ओके। और टाइम इतना दूंगा कि अगर आपको आता है तो आप सोल्व कर पाओगे, इधर उधर फोन लगा के आप क्वेश्चन के आंसर पूछोगे तो आपसे सोल्व नहीं होगा, दैट इज श्योर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं हमारे कंटेंट की। अगर आपको बुक्स पढ़नी है, एस रतन, PL बेलनी अवेलेबल है, RS कुर्मी भी अवेलेबल है, एस चंद की, ये सारी बुक्स अवेलेबल है अगर आपको यहाँ पे कोई स्टडी बड़ी करना है तो, ठीक है। ये सारी चीजें थी, वो थी सिलेबस की। Done? अब हम जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन में बेसिकली है क्या, तो क्या फोर्स क्या है, कपल क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा इंट्रोडक्शन। नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, Yes, Yes. sir. ठीक है, विजिबल है सबको, स्क्रीन दिखाई दे। Yes, sir. डन डन डन। सो व्हाट इज द फोर्स? अगर हम फोर्स की डेफिनेशन करें तो फोर्स हम बेसिकली किसे कहते हैं कि इट इज अ स्टेट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनर्शियल स्टेट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शियल स्टेट क्या है, ये जो चीज दिखाई है मैंने, इनर्शियल स्टेट। इनर्शियल स्टेट मतलब इनर्शिया किसी चीज में अगर आती है तो वो आती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मास, ओके। तो जितना Yes, बड़ा sir. मास ज्यादा उतनी ज्यादा आपकी इनर्शिया रहती है। तो वो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए आप किसी न किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो वो फोर्स की इफेक्ट के थ्रू बॉडी क्या करती है, मान लो कि आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, वो इनर्शियल स्टेट है, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करने की ट्राई करेगी। अगर आपका फोर्स उसके बॉडी के मास से ज्यादा रहेगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, अगर कम रहेगा तो उतना रेजिस्टेंस आएगा तो बॉडी उसी पोजीशन पे रेस्ट करेगी। तो फोर्स को हम सिंपल डेफिनेशन में बोलेंगे क्या करेगा कि वो चेंज करता है और टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने की ट्राई करता है, चेंज होने तक जाता है। किसको, तो कि इनर्शियल स्टेट ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं फोर्स। तो कभी भी कहीं भी इंटरव्यू में फोर्स की डेफिनेशन पूछे, ये याद रख लेना कि क्या करता है कि वो बॉडी को किसी न किसी चीज से मूव करने की ट्राई करता है। इट ट्राइज टू चेंज द इनर्शियल स्टेट ऑफ द बॉडी। इट डजंट मीन કે બોડીની પોઝિશન ચેન્જ થવાની જ. It happens body will change its position or not, okay, but force will always tries to change the inertial state of a body, that is a force. Now what is the force? इसको हम MLT के फॉर्म में लिखा है, तो फोर्स इज इक्वल टू ma मास एंड एक्सेलरेशन, मास दैट इज m एंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर इट मींस l एंड सेकंड स्क्वायर इट मींस t minus 2, ओके। इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको हम बोलते हैं, इसका यूनिट बेसिकली हम लेते हैं न्यूटन में फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स की तीन वो बता सकते हैं हमने आई जे के में, कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कुछ कंपोनेंट रहता है, वाई डायरेक्शन में कुछ फोर्स का कंपोनेंट रहता है, जेड डायरेक्शन में कुछ फोर्स का कंपोनेंट रहता है। तो एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के, these all types of force components, okay. So these are the some introduction to force. What is a force? Now the question comes, system of force. In exam, a question like B, explain the
सिस्टम ऑफ फोर्स, मतलब कि कितने टाइप के फोर्स आते हैं। तो फोर्स बेसिकली 4 टाइप के आते हैं, एज पर द प्लान कंडीशन एंड एज पर द मीटिंग डायरेक्शन। उसको बोलते हैं कोप्लानर कॉनकरेंट। इस शायद आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, शायद, आई एम नॉट श्योर। हाँ। पढ़ा है ऐसा कुछ? Yes. हाँ सर। Okay, so I will make a quick revision. Co-planar concurrent force system. This is co-planar concurrent system. It means आपके जो फोर्सेस रहेंगे वो एक ही प्लेन में रहेंगे। कॉनकरेंट मतलब कि किसी एक जगह पे करंट मिलेगा, एक जगह पे मीट हो गए, उसको बोलते हैं को-प्लानर कॉनकरेंट। सेकंड चीज, को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट, मतलब कि एक ही प्लेन में रहेंगे को-प्लेनर, एंड नॉन कॉनकरेंट मतलब कहीं एक जगह पे मीट नहीं होगी, उसको बोलते हैं को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट। देन नॉन को-प्लानर कॉनकरेंट, मतलब कि एक प्लेन में नहीं रहेंगे, अलग अलग प्लेन में फोर्सेस रहेंगे लेकिन एक जगह पे मीट हो गए। और चौथा नॉन को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट। तो ये सारी सिस्टम अलग की फोर्स है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे इसका अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, पहली बात तो अगर हम ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे जाए तो थोड़ा ब्लर है लेकिन आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ। इसको हम बोलते हैं को-प्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। Current force. क्यों? Yes. क्योंकि ये एक ही प्लेन में फोर्स लग रहा है और दोनों की देखो ये डायरेक्शन जो है, दोनों की डायरेक्शन मीट हो रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है को-प्लानर कॉनकरेंट? Yes. यस Yes. सर। दूसरा है को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है वो दोनों एक ही प्लेन में है, ऑब्वियसली एक प्लेन में है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कहीं पर भी मीट नहीं करेगी क्योंकि दोनों कुछ इसेंट्रिसिटी के साथ लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो इसको बोलते हैं को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। सेम वे अगर आपके पास कोई बीम है, यहाँ पे देखो आपके पास बीम है, यहाँ पे कुछ कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अगेन को-प्लानर, एक ही प्लेन में फोर्स लग रहा है लेकिन नॉन कॉनकरेंट। क्यों नॉन कॉनकरेंट? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है कहीं पे भी मीट नहीं हो रहा है। सेम एग्जांपल ट्रस का ले लो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ट्रस आया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, कहीं पे मीट नहीं हो रहे हैं, तो एक ही प्लेन में है लेकिन सारे देखो यहाँ पे दो फोर्स मीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स मीट हो रहे हैं, यहाँ पे दूसरे दो लगे, लेकिन सारे फोर्स एक जगह पे मीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, Concurrent. ठीक है। अब इसका Yes, sir. एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल हो गए। अब नॉन को-प्लानर कॉनकरेंट किसे बोलते हैं? नॉन को-प्लानर कॉनकरेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा, आप जब कैमरा आता है जो, ठीक है, उसके एक ट्राइपॉड आता है। ट्राइपॉड पता है सबको क्या होता है? हाँ sir. खबर पता है? कैमरा जिसके ऊपर माउंट करते हैं, नीचे 3 लेग का एक ट्राइपॉड आता है, हाँ सर। आता है। हाँ तो देखो ट्राइपॉड के तीनों लेग है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है कि नहीं? यहाँ पे मैंने दिखाया है, तीनों लेग डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में रहते हैं, लेकिन वो तीनों लेग है वो किसी एक जगह पे मीट हो रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? तो नॉन को-प्लानर, एक प्लेन में तीनों नहीं है Prana. लेकिन एक जगह पे मीट तो हो रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम कॉनकरेंट फोर्सेस। Yeah. आए समझ में? क्लियर? Yes. ओके, हाँ Sir. हाँ बोलो, हाँ सर। आ रहा है समझ में? आ गया sir. Okay. Yes, sir. Done. अब लास्ट जो बचा है उसकी एप्लीकेशन तो आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी सुन पाओगे कि नॉन को-प्लानर एंड नॉन कॉनकरेंट, मतलब कि रैंडमली कहीं पे भी फोर्स लग रहे हैं हमारी जो मशीन से, ठीक है। तो मशीन में जो आता है वो नॉन को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट, एक ही प्लेन में फोर्स भी नहीं रहता और कहीं पे मीट हो ऐसा भी नहीं होता, कहीं पे भी कुछ भी फोर्स लग रहा है, तो वो एग्जांपल आता है नॉन को-प्लानर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम में आता है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया गया है को-प्लानर नॉन को-प्लानर कॉनकरेंट का, वर्टेक्स फ्लो। आपकी जो वॉश बेसिन आती है, ठीक है, आपने देखा होगा वॉश बेसिन आती है, अगर उसमें आप पानी का जो टैप आता है वो स्टार्ट कर दो एक बार, तो पूरी भर दो, ठीक है, नीचे का जो ओपनिंग है वो इनिशियली क्लोज रखो और अचानक ओपन करना है,
तो क्या होगा, ऐसा कुछ फ्लो होगा, सारे जो फोर्सेस है वो कहाँ पे लगेंगे, कि वो जो आपका जो ओपनर है उसके ऊपर लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सारे Yes, sir. फोर्स, चारों ओर से फोर्स एक ही जगह पे लगेगा, मतलब कौन करंट आता है, लेकिन सारे फोर्सेस एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कोप्लानर कौन No. करंट फोर्सेस। ये Hold on. सिस्टम समझ में आई पहले बात, एक क्वेश्चन पूरा Yes. अगेन देखो। Yes. Yes, sir. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ अ फोर्स, चारों फोर्स, तो आपको समझाना है कि कोप्लानर नॉन करंट किसे बोलते हैं, फिर उसका एक एग्जांपल देना है, चारों के चारों एग्जांपल देना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है खत्म। यहाँ तक किसी को डाउट तो बोलो, No. ठीक है। अब ये देखो, लो पैरेललोग्राम आपने स्टडी किया है नहीं किया है, हेलो, हाँ सर। Yes, आपने लो sir. पैरेललोग्राम स्टडी किया है या नहीं किया है, Yes, sir. यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, आवाज डबल आ रही है। ओके, तो देखो ये लो पैरेललोग्राम क्या है, जब भी कोई दो फोर्स कुछ एंगल पे लगे होते हैं और अगर आपको उसका रिजल्टेंट निकालना है, तब हम यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या करना, मान लो ये आपका कोई एक फोर्स है P, साथ में आपका कोई दूसरा फोर्स है यहाँ पे Q, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई दूसरा फोर्स है Q, P और Q दोनों कुछ एंगल अल्फा पे लग रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना तो हम क्या करेंगे, इस P के पैरेलल लाइन एक यहाँ पे खींचेंगे, Q पे पैरेलल लाइन एक यहाँ पे खींचेंगे, और दोनों को एक डायगोनल से हम यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट कुछ कोई एक फोर्स के साथ एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं थीटा। अब देखो, मान लो कि ये एंगल अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बीच के लाइन के एंगल अल्फा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड P है तो इसका मैग्नीट्यूड Q है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे भी Q होगा, यहाँ पे भी Q ही मैग्नीट्यूड होगा इसका, ठीक है। अगर Q मैग्नीट्यूड होगा, इसका अल्फा है, तो इसके पास वाला कंपोनेंट होगा Q cos अल्फा, इसके सामने वाला कंपोनेंट होगा Q sin अल्फा। ये तो पता है ना cos अल्फा sin अल्फा कैसे होता है, Yes. Yes. ओके। तो अब यहाँ पे मुझे मान लो कि ये R, ये ट्राइंगल यूज करो, कौन सा, तो कि यहाँ से स्टार्ट करके ये और ये रिजल्ट वाला, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R मतलब कि ये रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, तो कि दोनों की लेंथ का एडिशन करोगे तो इतनी लेंथ ये रहेगी, P प्लस Q cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, पाइथागोरस रूल, कि अगर ये ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेने वाला है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर, अगर A प्लस B होल स्क्वायर का अगर आप बनाओगे तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन Q स्क्वायर निकलेगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so I can say P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, then my resultant will be under root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, and my angle, अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं tan थीटा यहाँ पे लगाऊं तो क्या आएगा, Q sin alpha, सामे tan थीटा इज इक्वल टू, સામેની બાજુ છેદમાં પાછળની બાજુ, Two sin Opposite alpha by upon yes. opposite divide by Adjacent. adjacent, ओके। तो ऑपोजिट है Q sin अल्फा, उसकी Q sin एडजेसेंट है alpha. P plus Q cos अल्फा, तो आई कैन से माय tan थीटा इज इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P plus Q cos अल्फा। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं एग्जाम के, ये Okay. और ये इक्वेशन, ठीक है। लो पैरेललोग्राम आपको अंडरस्टैंड आया, इजीली समझ में आ गया, Yes. डन, ओके, हाँ Yes. सर। Yes. everyone clear? Okay, so just I will give you 2 minutes, you just try to solve this numerical, first of all solve this numerical, ये numerical आप solve करो, मैं आपको
2 नहीं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है? फिर मैं अब इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। अब अपने पास एक पेन रखे, ये सॉल्व करने की ट्राई करें। दोनों इक्वेशन का यूज करके ही सॉल्व करना है। Okay, listen here. So answer madam, आंसर आया कोई ना? नहीं सर। ओके, स्टार्टिंग क्या दिख रही तू? सर इज इक्वल टू 16 एंड व्हाट? मैग्नीट्यूड था सर। सर ये जो हमारा पी और क्यू इज इक्वल सर मैंने 16 एन लिखा है। 16 क्यों? यहाँ तो 16 दिया है, देखो 16। वही सर 16 सर 16। देन सर जो रिजल्ट से दूसरा है कि के था। ठीक है, ओके सुनो, ओके सुनो, क्या दिया है वो बात? साउंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 डबल आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, सब में से दो दो आवाज आ रही है। Magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton. Okay. So basically two force we are taking a P and Q. So P plus Q is equal to 16 unit. So first equation is over P plus Q is equal to 16 unit. Now the second is the resultant of these two forces is perpendicular to the smaller force. Okay. So do one thing. Your resultant will always be lie between these two forces. Okay. And the resultant is given as a perpendicular to the smaller force. So we have taken, let's take a P is our smaller force. So our result here it is a P, and we take our resultant is perpendicular to the smaller force, that is R. So we know that if the resultant is in between P and Q, so our Q will be like somewhere here. We don't know exactly angle. Okay. So resultant, that is R, that is 90 degree. So our theta will be 90. Here we is given theta is equal to 90 because resultant is perpendicular to one of the smaller force. यहाँ तक clear सबको? हाँ सर। Done? Hello? हाँ Clear यहाँ तक? सर ओके, तो हमारे पास थीटा है वो 90 डिग्री है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा वाला इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो हमारे पास थीटा का इक्वेशन है टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। सो टेन 90 इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, अब टेन कितना होता है? टेन 90 इनफाइनाइट होता है। जीरो 1090 कितना होता है? इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, या तो वी कैन से इट इज इनफाइनाइट। तो कोई भी चीज इनफाइनाइट और अनडिफाइंड कब अनडिफाइंड क्यों कब होती है? जब आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो। डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे p प्लस क्यू कोस अल्फा है वो जीरो लेना है, वहां से आपको p और q के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास रिजल्टेंट है 8 न्यूटन का, तो इक्वेशन लगा दो r का ये, तो आपने इक्वेशन लगाया r इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। तो कोस अल्फा यहाँ पे p बाई क्यू है, तो वहां से आपको मिलेगा माइनस 2p स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, q माइनस पी एंड q प्लस पी।
लेकिन आपको पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 16 है, तो वो अगर आप पुट करोगे आपकी P और Q की वैल्यू मिलेगी 6 और 10। चेक करने के लिए देख लेना दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 16 हो रहा है जितना हमने दिया है यहाँ पे डेटा में। क्लियर एग्जांपल? हेलो, हाँ सर। क्लियर? sir. ओके। ये सॉल्व करने की ट्राई करो, चलो फटाफट ये वाला। I will give you 3 minutes, okay? It's a one type of MCQ. Okay, see here. The resultant of two forces P and Q is R. अगर किसी एक चीज का रिजल्टेंट R है तो हमारे पास R का इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज ये है, यहाँ पे इस फिगर में देखो P और Q दोनों का रिजल्टेंट R है, P और Q दोनों के कुछ एंगल पे अल्फा है। अब क्या बोला कि अगर आप Q को डबल कर रहे हो, मान लो कि पहले Q जितना था उससे डबल Q कर रहे हो, मतलब कि पहले Q इतना था, अब मैं Q को यहाँ पे इतना डबल कर रहा हूँ उससे, तो मेरा रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट करता है? न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द P, मतलब क्या जो नया रिजल्टेंट है और परपेंडिकुलर है P से। ठीक है, तो आपको निकालना है कि क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे आप टेन थीटा वाला इक्वेशन लगाओ सेकंड केस में, Q की जगह पे कितना रखना है? 2Q रखना है। Q की जगह पे 2Q रखना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन कौन सा है? Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 90 ले लो, थीटा 90 ले लो, अगेन आपका डिनोमिनेटर 0 होगा, तो P प्लस Q cos अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन Q की जगह आपको क्या रखना है? 2Q रखना है, तो आपको P और Q के बीच में एक रिलेशन मिलेगा ऐसा, P इज इक्वल टू माइनस 2Q cos अल्फा, और रिजल्टेंट के इक्वेशन में पुट कर देना R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2Q cos अल्फा। वहां से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा Q इज इक्वल टू R। आए समझ में? हाँ सर। सिंपल सी बात है, सेम इक्वेशन लगाना है, लेकिन Q की जगह पे 2Q यूज करना है, याद रखना। ठीक है, ओ, डन। ओके, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, आप यहाँ से तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अब देखो स्पेशल केस क्या है इसमें। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ। आ- तो Yes, sir. स्पेशल केस क्या है? मान लो कि आपका अल्फा 0 है, अल्फा 0 मतलब कि P और Q दोनों एक ही डायरेक्शन में लाए होंगे, क्योंकि अल्फा दोनों का 0 हो गया, तो आपका रिजल्टेंट आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं P प्लस Q। अगर अल्फा 0 नहीं 180 है, यहाँ पे 0 लिखा है मैंने बाय मिस्टेक, 180 है, तो अगर 180 है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो आपका रिजल्टेंट रहेगा P माइनस Q। मान लो कि अल्फा आपका 90 है, तो आपका रिजल्टेंट तो आपको डायरेक्ट पता है कि अगर कोई चीज दोनों परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दैट इज द सेम। ठीक है, ठीक है सर। ओके। यहाँ तक का आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आपका टॉपिक था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है एज वेल एज थ्योरी भी आ सकती है। ओके, अब देखो एक फोर्स इक्विवेलेंट सिस्टम है आपकी। अगर किसी भी चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे तो आपके पास बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ चुके कि तीन चीज आती है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fz इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो फिर आपके पास होती है सिग्मा mx मींस मोमेंट इन x डायरेक्शन, Momentum. मोमेंटम। तो सिग्मा mx 0, my 0 एंड mz 0, ये छह कंडीशन के हिसाब से आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर किसी प्लेन में 2D प्लेन में अगर आपका फोर्स लग रहा है तो आपके पास दो ही कंडीशन लगेगी, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, Equals. मान लो कि ऐसे कुछ फोर्सेस मैंने लगाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरा फोर्स F1 है, कुछ फोर्स F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है। इन सारों का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये चार एंगल पे कुछ कुछ फोर्स लग रहे हैं। याद रखना कि किसके साथ एंगल है, तो क्या x एक्सिस के साथ एंगल है मेरा। ठीक है,
तो अब इन सारे फोर्स को रिजोल्व करना है, देन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो आपको सारे के सारे फोर्सेस की डायरेक्शन एज वेल एज आपके मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये थी चीज। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि मैं F1 की बात करूँ, तो F1 का एंगल है अल्फा, ठीक है। तो अगर F1 को मैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करूँ, तो ऑब्वियसली मेरे दो कंपोनेंट रहेंगे, एक कंपोनेंट रहेगा कोस अल्फा, दूसरा कंपोनेंट रहेगा मेरा साइन अल्फा, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है दैट विल बी ऑलवेज कोस, ठीक है। तो अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, तो एक कंपोनेंट होगा F1 कोस अल्फा, दूसरा कंपोनेंट साइन सेम होगा F1 साइन अल्फा। सेम वे में F2 को रिजोल्व करूँ, तो जहाँ पे एंगल है वो कोस रहेगा मेरा, यहाँ पे बीटा एंगल है तो मेरा रहेगा F2 कोस बीटा, सामने रहेगा F2 साइन बीटा। सेम वे F3 को रिजोल्व करूँ तो F3 कोस गामा, F3 साइन बीटा, एंड F4 को रिजोल्व करूँ तो F4 साइन डेल्टा, यहाँ पे रहेगा कोस। जहाँ पे एंगल बनता है दैट विल बी ऑलवेज कोस एंड ओपोनेंट दैट विल बी ऑलवेज साइन, ठीक है। तो अब आपको मान लो कि Rx फाइंड करना है, रिजल्टेंट इन x डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, सिग्मा fx लेना है, f1x प्लस f3x, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस यूज करना है, सेम वे ry करना है, और अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे r, ठीक है, तो क्या रहेगा, Rx एंड ry दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, तो अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। इसके रिजल्टेंट में अगर से आपको पता चल जाएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, Rx स्क्वायर प्लस ry, एंड tan थीटा फाइंड करना है, तो ऑलवेज y by x, tan theta will be always y by x, ry by rx. So this is the procedure to find out the equivalent force system. क्या करना है, पहले सब फोर्स को रिजोल्व करो, सिग्मा fx निकालो, rx निकालो, ry निकालो, इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, ठीक है।